इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे, तभी न्यूज़ चैनलों पर एक वीडियो टेप में तहलका मचा दिया। इस टेप में उसामा बिन लादेन नजर आया, पहले से ज्यादा स्वस्थ, आत्मविश्वासी और खुलकर 9/11 हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए। ये चुनाव बेहद अहम था। उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी दोनों ही अपने कैंपेन में ये वादा कर रहे थे कि सत्ता में आते ही वे उसामा बिन लादेन को पकड़ेंगे या खत्म करेंगे। ऐसे में इस वीडियो का सामने आना अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी दुनिया के सबसे वांटेड आतंकवादी की तरफ से। उसी समय वर्जीनिया में स्थित CIA मुख्यालय में एक स्पेशल यूनिट बिन लादेन को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन उनकी लगभग हर लीड खत्म हो चुकी थी। ये स्थिति बेहद निराशाजनक थी, क्योंकि 3 साल पहले वे उसे पकड़ने के बहुत करीब पहुंच चुके थे। साल 2001 के अंत तक अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। अल-कायदा के लड़ाके देश के पूर्वी हिस्से में टोरा बोरा की पहाड़ियों में छिप गए थे। CIA को शक था कि बिन लादेन भी वहीं मौजूद है। अमेरिकी समर्थन के साथ स्थानीय अफगान लड़ाकों ने कठिन इलाके में लड़ाई लड़ी और भारी हवाई हमले किए गए, लेकिन जब तक ऑपरेशन खत्म हुआ, बिन लादेन वहां से भाग चुका था। इस ऑपरेशन में लगभग 20 लोगों को पकड़ा गया, लेकिन CIA के हाथ कुछ खास नहीं लगा। हालांकि इन्हीं में से एक शख्स बाद में बेहद अहम साबित हुआ, मोहम्मद अल कहतानी। शुरुआत में कहतानी ने किसी भी तरह के आतंकी संबंध से इनकार किया और कहा कि वो सिर्फ बाज पालने के शौक में अफगानिस्तान आया था। लेकिन जब उसकी फिंगरप्रिंट जांची गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। 9/11 हमलों से कुछ हफ्ते पहले उसने अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी, 1 वे टिकट और कैश के साथ। उस पर शक होने के कारण उसे एंट्री नहीं दी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि उसी समय एयरपोर्ट से एक कॉल अल-कायदा से जुड़े नंबर पर की गई थी। इसके बाद CCTV फुटेज खंगाली गई और एक अहम कड़ी मिली, एक कार जिसे मोहम्मद अत्ता ने किराए पर लिया था, जो 9/11 हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड था। ये माना गया कि अत्ता कहतानी को लेने एयरपोर्ट आया था। माना जाता है कि कहतानी यूनाइटेड फ्लाइट 93 के हाईजैकर्स में शामिल होने वाला था, वो फ्लाइट जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो गई थी जब यात्रियों ने विरोध किया। इस खुलासे के बाद कहतानी से गहन पूछताछ की गई। उसने और अन्य कैदियों ने अल-कायदा की अंदरूनी संरचना को समझने में मदद की। मार्च 2002 में अबू जुबैदा पकड़ा गया, जिसने बताया कि 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद था। 1 साल बाद उसे भी पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान एक नया नाम सामने आया, अबू अहमद अल कुवैती। वो एक कुरियर था जो बिन लादेन के लिए संदेश पहुंचाता था। ये जानकारी बेहद अहम थी, क्योंकि बिन लादेन खुद फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता था। CIA ने रणनीति बदली और कुरियर नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया। 2004 में हसन गुल नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास बिन लादेन का एक पत्र मिला। उसने पुष्टि की कि अबू अहमद अल कुवैती ही बिन लादेन का भरोसेमंद कुरियर है। हालांकि बाकी कैदियों ने उसके महत्व को कम बताया। कुछ ने कहा कि वो अब सक्रिय नहीं है। इस विरोधाभासी जानकारी ने जांच को और मुश्किल बना दिया। 2 साल तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली। फिर 2007 में एक नई जानकारी सामने आई। अबू अहमद का असली नाम इब्राहिम सैयद अहमद था, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था। इसके बाद CIA ने अपनी पूरी ताकत उसे ट्रैक करने में लगा दी। लाखों फोन कॉल्स मॉनिटर किए गए। आखिरकार जून 2010 में एक कॉल पर शक हुआ। बातचीत में एक व्यक्ति ने कहा, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं जिनके साथ पहले था। यही वो सुराग था जिसने जांच को नई दिशा दी। उस व्यक्ति का फोन बहुत सीमित समय के लिए चालू होता था, जिससे ट्रैक करना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पहचान पक्की हो गई। अगस्त 2010 में एक एजेंट को उसे फॉलो करने का काम सौंपा गया। कई दिनों तक पीछा करने के बाद एजेंट ने देखा कि वो बार बार एक ही कंपाउंड में जा रहा है। ये कंपाउंड पाकिस्तान के एबटाबाद में था, एक हाई सिक्योरिटी एरिया जहां पास में ही मिलिट्री एकेडमी थी। ये जगह बेहद संदिग्ध थी। CIA को शक हुआ कि बिन लादेन यहीं छिपा हो सकता है। हालांकि 100% पुष्टि नहीं थी, लेकिन ये अब तक की सबसे मजबूत लीड थी। अब बारी थी एक्शन की। 1 मई 2011 की रात अफगानिस्तान के जलालाबाद से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़े। उनका लक्ष्य था एबटाबाद का वही कंपाउंड। इस मिशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। पाकिस्तान को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई थी। हेलीकॉप्टर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी ताकि वे राडार से बच सकें। ऑपरेशन 40 मिनट का था।
नेवी सील्स ने कंपाउंड में घुसकर तेजी से कार्रवाई शुरू की। सिर्फ 15 मिनट के भीतर उन्होंने तीसरी मंजिल पर बिन लादेन को ढूंढ लिया और उसे मार गिराया। बाकी समय सुरक्षा गार्ड से मुठभेड़ में बीता। कुल 38 मिनट में ऑपरेशन पूरा हो गया। वापसी के दौरान एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसे वहीं नष्ट करना पड़ा। सभी सैनिक और बिन लादेन का शव एक ही हेलीकॉप्टर में वापस लाए गए। अगले 24 घंटों के भीतर इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार बिन लादेन के शव को समुद्र में दफना दिया गया। इस तरह लगभग 10 साल तक चली खोज खत्म हुई। एक फोन कॉल से शुरू हुई जांच एक कंपाउंड पर जाकर खत्म हुई। दुनिया का सबसे वांटेड आतंकवादी, जो सालों तक छिपा रहा, आखिरकार पकड़ा गया। ये कहानी सिर्फ एक मिशन की नहीं है, बल्कि धैर्य, रणनीति और खुफिया एजेंसियों की लगातार मेहनत की मिसाल है। और ये भी साबित करती है कि चाहे कितना भी वक्त लगे, दुनिया के सबसे बड़े अपराधी भी आखिरकार पकड़े जाते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद भी कई सवाल बाकी रह गए। सबसे बड़ा सवाल ये था कि ओसामा बिन लादेन इतने सालों तक पाकिस्तान जैसे देश में, वो भी एक मिलिट्री एकेडमी के पास, कैसे छिपा रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। क्या ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? ये बहस आज भी जारी है। दूसरा सवाल था, क्या CIA के पास पहले से ऐसे मौके थे जिन्हें उन्होंने गंवा दिया? अगर हम पीछे देखें तो टोरा बोरा की लड़ाई एक ऐसा ही मौका था। उस समय अगर बिन लादेन को वहीं पकड़ लिया जाता तो शायद ये 10 साल लंबी खोज कभी होती ही नहीं। लेकिन जमीनी हालात, गलत आकलन और सीमित संसाधनों की वजह से वो मौका हाथ से निकल गया। इसके बाद भी कई बार ऐसी इंटेलिजेंस मिली जो अधूरी या भ्रामक साबित हुई। कई बार एजेंसियों को लगा कि वे बिन लादेन के करीब हैं, लेकिन हर बार वो उनकी पकड़ से दूर निकल गया। यही वजह थी कि CIA ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने ये समझ लिया कि सीधे बिन लादेन को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने उन लोगों को ट्रैक करना शुरू किया जो उसके सबसे करीबी थे, खासकर उसके कुरियर्स। ये एक लंबा और धैर्य भरा खेल था। कुरियर नेटवर्क को समझना आसान नहीं था, क्योंकि ये लोग बहुत सतर्क रहते थे। वे फोन का इस्तेमाल कम करते थे और जब करते थे तो बेहद सावधानी के साथ। कई बार वे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए फोन ऑन करते और फिर तुरंत बंद कर देते। लेकिन आखिरकार यही रणनीति काम आई। अबू अहमद अल कुवैती तक पहुंचना इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो कड़ी नहीं मिलती तो शायद बिन लादेन का ठिकाना कभी पता ही नहीं चल पाता। जब एबटाबाद के उस कंपाउंड की निगरानी शुरू हुई तो वहां कई अजीब बातें सामने आईं। उस घर में रहने वाले लोग ना तो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, ना ही फोन का। घर की दीवारें असामान्य रूप से ऊंची थीं और कचरा बाहर फेंकने की बजाय अंदर ही जलाया जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस घर में रहने वाला एक शख्स कभी बाहर नहीं निकलता था। CIA को शक था कि यही बिन लादेन हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, ना कोई फोटो, ना कोई ऑडियो। फिर भी उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने ये एक बड़ा निर्णय था। अगर ये मिशन असफल होता तो इसके राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिणाम गंभीर हो सकते थे। कई मीटिंग्स और चर्चाओं के बाद आखिरकार इस ऑपरेशन को हरी झंडी दी गई। इस मिशन को अंजाम देने के लिए नेवी सील्स की एक स्पेशल टीम चुनी गई, टीम 6। ये यूनिट दुनिया की सबसे खतरनाक और प्रशिक्षित फोर्स में से एक मानी जाती है। उन्होंने इस मिशन की कई बार प्रैक्टिस की, उसी तरह के कंपाउंड का मॉडल बनाकर। और फिर आया वो दिन, 1 मई 2011। जब हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी तब हर सेकंड कीमती था। अगर पाकिस्तानी रडार्स ने उन्हें पकड़ लिया होता तो ये मिशन बीच में ही फेल हो सकता था। लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। कंपाउंड में घुसते ही टीम ने तेजी से हर फ्लोर को क्लियर करना शुरू किया। हर कदम पर खतरा था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अंदर कितने लोग हैं और कौन हथियारबंद है। लेकिन उनकी ट्रेनिंग और प्लानिंग ने सब कुछ संभव बना दिया। और आखिरकार तीसरी मंजिल पर उन्होंने अपने लक्ष्य को ढूंढ लिया। ओसामा बिन लादेन, वो नाम जिसने एक दशक तक पूरी दुनिया को डर में रखा था, अब उनके सामने था। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि 10 साल की मेहनत, हजारों लोगों की कोशिश और अनगिनत असफलताओं का नतीजा था। जब ये खबर दुनिया के सामने आई तो हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। अमेरिका में लोग सड़कों पर उतर आए, जश्न मनाने लगे। व्हाइट हाउस के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई।
ये सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि एक प्रतीक का अंत था। लेकिन इसके साथ ही एक नई बहस भी शुरू हुई। क्या आतंकवाद का अंत अब हो गया है? जवाब था नहीं, क्योंकि बिन लादेन सिर्फ एक चेहरा था। उसके पीछे एक पूरी विचारधारा थी जो अब भी मौजूद थी। लेकिन फिर भी ये ऑपरेशन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, एक ऐसी कहानी के रूप में जहां धैर्य, तकनीक और रणनीति ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े मैनहंट को खत्म किया। और ये हमें ये भी सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।